डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स के चैप्टर 22 एंड द चैप्टर इज़ हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क। आज हम देखेंगे कि हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लास्ट ईयर आपने देखा कि जो हमारा इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके मिडिल में हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और सबसे नीचे जो आती है वो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। अगर हम इसको एक पिरामिड की तरीके से ड्रॉ करें, करेंगे तो सबसे ऊपर जो आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, मिडिल में जो आएगी वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट आएगी और जो सबसे नीचे आएगी वो हमारी आएगी लोकल गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज़। ठीक, इस तरीके से हम क्यों दिखाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और मिडिल में स्टेट और सबसे नीचे लोकल बॉडीज़? क्योंकि देखिए जो सबसे ऊपर है, जो सुप्रीम पावर है, वो हमारी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सबसे नीचे जो आती है वो लोकल बॉडीज़ या लोकल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एकदम सुप्रीम है। कुछ ऐसे इश्यूज़ आते हैं जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है या कहीं ऐसे इश्यूज़ आए जहाँ पे क्लैश हो जाएगा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो सबसे ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वही फाइनल अथॉरिटी होती है। वो जो डिसीज़न लेगी वही फाइनल डिसीज़न होगा। उसके बाद हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती है। स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसी लिस्ट हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, अपने डिसीजंस लेती है एंड दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन दीज मैटर्स। उसके बाद सबसे नीचे हमारी लोकल बॉडीज़ आती है। लोकल बॉडीज़ को हमने सबसे नीचे इसलिए रखा है और हमारे पिरामिड में सबसे ज़्यादा स्पेस जो मिल रहा है वो लोकल बॉडीज़ को मिलता है। क्यों लोकल बॉडीज़ को स्पेस सबसे ज़्यादा है? क्योंकि ये लोकल लेवल पे काम करती है। ये डिवाइड होती है सबसे पहले ज़िला परिषद, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ये फिर फर्दर डिवाइड होती है ग्राम सभा। इसके बाद आती है हमारी महानगर पालिका, नगर पालिका और लास्ट में जो आता है 4th है वो हमारा है नगर पंचायत। ठीक, देखिए ये डिस्ट्रिक्ट जो है, ज़िला परिषद है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे ये यूजुअली 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो एक अर्बन और रूरल बेसिस पे। अर्बन और रूरल का मतलब होता है कि जो शहर में आते हैं वो हमारे अर्बन होते हैं, जो गांव में आते हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उसको हम रूरल एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। अब देखिए जितने रूरल एरियाज़ हैं उनको विलेज लेवल पे डिवाइड किया जाता है और एक एक विलेज की अपनी एक ग्राम सभा होती है, उसके ऊपर फिर ग्राम पंचायत होती है। इस तरीके से एक जितने भी ग्रामीण इलाके हैं वो डिवाइड होते हैं। अर्बन एरियाज़ जो हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं: महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत। महानगर पालिका जो मेट्रो सिटीज़ हैं जिनकी आबादी मोर देन 10 लाख है या 1 मिलियन से ज़्यादा है, वो महानगर पालिका होती है। जैसे हमारा लखनऊ है, दिल्ली है या हमारा बॉम्बे है, तो ये सारा हमारा महानगर पालिका में आता है। उसके बाद आता है हमारा नगर पालिका। ठीक, नगर पालिका जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम होती है वो हमारी नगर पालिका होती है। और 4th में हमारा नगर पंचायत आता है कि जो अभी ट्रांजिशन के दौर पे गुजर रहे हैं, मतलब जो गांव से शहर में चेंज हो रहे हैं, वो हमारे नगर पंचायत में आते हैं। तो इस तरीके से जो लोकल लेवल पे काम होता है वो 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, अर्बन और रूरल के बेसिस पे। और इसमें अलग अलग अपने डिविज़न्स होते हैं, हर डिविज़न्स के अपने मेंबर्स होते हैं। वो डायरेक्टली पब्लिक से कांटेक्ट करते हैं, पब्लिक के ओपिनियंस, पब्लिक के नीड्स और इश्यूज़ पे काम करते हैं। फिर इनको गवर्न करने का काम स्टेट गवर्नमेंट का आता है सेकंड पे, और सबसे ऊपर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके काम करती है, क्या सिस्टम होता है, क्या इनका कंपोजिशन होता है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर
एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी को समझने से पहले एक बार हम फिर पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमने देखा कि जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है वो किस तरीके से बना हुआ है। हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है वो क्वासी फेडरल सिस्टम कहा जाता है। क्वासी फेडरल सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें फेडरल सिस्टम से ली गई हैं और कुछ चीज़ें यूनिटरी सिस्टम से ली गई हैं। अब फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, पहले हमको ये देखना होगा। देखिए, यूनिटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट में एक सेंट्रलाइज पावर होगी, वही पूरी अथॉरिटी होगी, वही पूरा गवर्न करेगी, सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ मेकिंग के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि स्टेट्स होते हैं, जहाँ पे स्टेट्स की अपनी अपनी इंडिविजुअल गवर्नमेंट होती है और इन सब को एक यूनिफाइड और एक सेंट्रलाइज्ड वे में गवर्न करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। जैसे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखते हैं, वो क्या था कि कॉलोनियल टाइम में वो भी पहले क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू पहले गवर्न किया गया था। तो उसमें क्या होता था कि अलग अलग स्टेट्स से, बहुत सारे स्टेट्स थे, तो वो स्टेट्स क्या थे, जब अमेरिका इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था तो उससे पहले वहाँ पे ये जितने भी स्टेट्स थे सब कॉलोनीज़ में डिवाइड थे, अलग अलग कॉलोनीज़ थी जो कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। तो जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद वहाँ का जो उनका डिक्लेरेशन बना तो उन्होंने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया। और इसमें क्या है, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पावर दी गई, उनकी अपनी इंडिविजुअल पावर है जिस पे वो डिसीज़न फार्मूलेट कर लेते हैं। रजिस्टर पे हाँ कर दिया, ठीक। तो अलग अलग स्टेट जो होते हैं वो अलग अलग अपने अपने मैटर्स पे वो डिसीज़न बनाते हैं और अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। और देखिए, इन सब को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे एक सेंट्रलाइज पावर होती है। तो ये होता है हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम जो कि फेडरल सिस्टम से काम करता है। लेकिन यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रलाइज एक गवर्नमेंट होती है, वो अकेला काम करती है। तो ये एक डिफरेंस होता है यूनिटरी और फेडरल सिस्टम में। हमारी जो इंडियन सिस्टम है इसमें दोनों चीज़ें ली गई हैं, फेडरल सिस्टम भी लिया गया है और यूनिटरी सिस्टम भी लिया गया है। इन दोनों को अडॉप्ट करके हमारा जो गवर्नमेंट है वो बनाई गई है। और इसमें यूजुअली लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 में कि इंडिया जो है वो यूनियन होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, जो कि कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए आर्टिकल 1 में इंक्लूड किया गया है क्योंकि इंडिया भी हमारे बहुत सारे स्टेट से मिलकर बनाया गया है। तो इसलिए ये चीज़ को, इस प्रोविज़न को इंक्लूड किया गया है ताकि बाद में हमारा जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट्स की अलग अलग गवर्नमेंट होंगी, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट पर आकर हमारी यूनियन गवर्नमेंट से अलग होने की बात ना करें, अलग होने की कभी भी सोचे ही ना, हो भी ना सकें। तो इसीलिए देखिए कि हमारा जो फेडरल सिस्टम, इंडियन क्वासी फेडरल सिस्टम है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट काम करती है और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। स्पेशली जो मोर इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं या मोर इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, लाइक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों पे सेंट्रल के पास अटमोस्ट पावर है और वो फ्री है उस पर अपना डिसीज़न लेने के लिए और लॉ बनाने के लिए। लेकिन जो पब्लिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन वगैरह के काम हो गए, ये सारी चीज़ों पे यूजुअली स्टेट अपनी खुद लॉज बनाती है, अपने खुद वर्क करती है। या फ़ंड कलेक्शन हो गया, रेवेन्यू का कलेक्शन हो गया, टैक्सेशन वगैरह पे रूल बनाना है, सेल टैक्स वगैरह है, ये सारी चीज़ों पे काम जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। कुछ ऐसे लिस्ट आती है जहाँ पे हमारी दोनों गवर्नमेंट मिल के काम करती हैं। जैसे कि हमारा एजुकेशन में कुछ, जैसे आप देखते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है। लेकिन एजुकेशन के ही कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के काम करती है। तो इस तरीके से जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, हमारा जो है क्वासी फेडरल सिस्टम वर्क करता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियल, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यही सेम चीज़ आप आगे पढ़ेंगे कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही 3 पिलर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तो ये आपके नेक्स्ट ईयर में आएगा। अभी आपको स्टेट गवर्नमेंट देखना है। तो सबसे पहले हमारा आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है एग्जीक्यूशन, किसी चीज़ को एग्जीक्यूशन करने का जब काम होता है तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है। एग्जीक्यूटिव में जो सबसे ऊपर आते हैं वो गवर्नर आते हैं। एग्जीक्यूटिव में वो सारे मेंबर्स होते हैं जो लॉज को, रूल्स को, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं और उस पर वर्क करते हैं।
सेकंड है हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाना। कानून बनाने से जुड़े हुए लोग, वो दोज पीपल हु आर रिलेटेड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आर नोन एज लेजिस्लेचर। और थर्ड जो है हमारा वो है जुडिशियरी। ठीक, जुडिशियरी जो होता है वो इन दोनों के बाद आता है। जो कहीं ड्रॉबैक्स रह गए हैं, जो कहीं पे डिसीजन मेकिंग में कमी है, रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में कमी है, ये सारी चीज़ों की जो कमी होती है उसको जुडिशियरी कहते हैं। मतलब कि जो कोर्ट से जुड़ा हुआ है। हाई कोर्ट इज़ द सुप्रीम बॉडी इन एवरी स्टेट। हाई कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम बॉडी होता है, हर एक स्टेट का अपना अलग होता है। तो देखिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनके 3 पिलर्स होते हैं जिस पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट स्टैंड करती है। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है लेजिस्लेचर और थर्ड होता है जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, उसको ज़मीन पे पहुंचाना। दूसरा है हमारा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने से जुड़े हुए लोग या ऐसे लोग जो कानून बनाने में इन्वॉल्व हों। थर्ड आता है जुडिशियरी जो कि कोर्ट से जुड़ा हुआ है। कोर्ट का मतलब ये हो गया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे अगर किसी के साथ कोई इनजस्टिस होता है, कोई अन्याय होता है, किसी का हक अगर नहीं मिलता है तो वो कोर्ट जुडिशियरी में जाकर अपने हक की बात करता है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव वो बॉडी जो लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। ये कुछ ग्रुप ऑफ मेंबर्स से मिलके बनी हुई होती है और उनका जो हेड होता है, सुप्रीम हेड होता है, वो गवर्नर होता है। अब गवर्नर जो होता है इसको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करता है और ये 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है। ये एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव हेड एज वेल एज नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड भी हम इसे बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ही इज़ द फाइनल साइनिंग अथॉरिटी। जो लोग लॉज को बनाते हैं, लॉज जो बनाया जाता है स्टेट, किसी भी स्टेट में, उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग होते हैं उनका जो हेड होता है वो हमारा गवर्नर होता है। अब लेकिन गवर्नर को रियल नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। नॉमिनल का मतलब होता है कि कोई चीज़ है, दिख रही है, लेकिन कंप्लीट पावर के साथ नहीं होना। तो ऐसा क्यों है, नॉमिनल हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यूजुअली जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर के सजेशंस पे काम करता है। फाइनल जो सजेशन होगा चीफ मिनिस्टर का होगा, उसके सजेशन पे काम करेगा। फाइनल साइनिंग अथॉरिटी यही होगी, लेकिन यूजुअली वो काम किस पे करता है? चीफ मिनिस्टर्स पे। चीफ मिनिस्टर कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक लीडर होता है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं? जो इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 ईयर्स पे, एक हर स्टेट की गवर्नमेंट के लिए एक इलेक्शन होता है। उसमें से जो लीडर्स होते हैं उन लीडर्स की एक काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है, जिसके थ्रू चीफ मिनिस्टर चुना जाता है। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। मतलब कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे उसमें 3 टाइप्स के मिनिस्टर होते हैं। जो सबसे टॉप में होते हैं वो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसके बाद हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर होता है। तो इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है इस तरीके से बना हुआ होता है। अब देखिए एग्जीक्यूटिव पार्ट को काम करने का राइट कौन देता है, लॉज कौन देता है, लॉज मिलते कहाँ से हैं? वो लॉज बनाने का काम हमारा लेजिस्लेचर करता है। हमारा देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर गवर्नमेंट में, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, उसमें एक लेजिस्लेचर पार्ट भी होगा जो कानून को बनाने का काम करेगा, लॉज को फार्मुलेट करने का काम करेगा। तो उस पार्ट को हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। यूजुअली इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है विधानसभा, दूसरा होता है विधान परिषद। विधानसभा को हम लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि एक ऐसी असेंबली जहाँ पे कुछ मेंबर्स हों और वो कानून को, लॉ को बनाने में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। तो यूजुअली ये लोग कहाँ से चुने जाते हैं? ये जनता के बीच से चुने जाते हैं। और जो हमारी स्टेट होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड होती है। और जब इलेक्शंस होते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ से एक मेंबर चुन के जाता है और वो विधानसभा में लॉ मेकिंग के लिए जो डिस्कशंस होते हैं, वहाँ पे सेशंस होते हैं, उन सेशंस में डिस्कशन होंगे, डिबेट्स होंगे और उसके बाद वो लॉ मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। और दूसरा एक पार्ट होता है लेजिस्लेचर का, जिसे हम विधान परिषद बोलते हैं। विधान परिषद और विधानसभा दोनों मिलके एक अपना लेजिस्लेचर बनाते हैं। विधानसभा को लीड करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए जो सेशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, डिसिप्लिन्ड वे में चलाने के लिए एक स्पीकर होता है। और उनके नीचे जो होते हैं
ये किसको लीड करते हैं? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़, मतलब कि जितने विधायक, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को हम विधायक भी बोलते हैं, और यही विधायक जो होते हैं वो हमारे विधानसभा में बैठते हैं और एक स्पीकर के अंडर में होकर अपना डिबेट्स और डिस्कशन करते हैं और लॉ मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके जो दूसरा पार्ट होता है लेजिस्लेटर का, उसे हम विधान परिषद बोलते हैं, और विधान परिषद जो होता है वो चेयरपर्सन के थ्रू लीड किया जाता है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और इनको लीड करने का काम चेयरपर्सन करता है, और चेयरपर्सन के अंडर में आते हैं हमारे मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये MLCs होते हैं, ये परमानेंट मेंबर होते हैं, इनको कॉमन पब्लिक नहीं चुनती है, इनको चुनने का काम जो होता है वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, गवर्नर करते हैं, इस यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स करते हैं, टीचर्स करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग आगे देखेंगे। अभी इनकी ये दोनों की डिटेल्स को हम आगे देखेंगे। अभी हम थर्ड में चलते हैं और ये हमारा जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या है कि जुडिशरी काम करता है जहाँ पे हमारा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का काम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कहीं कोई ड्रॉबैक रहता है, लूप होल रहता है, किसी के साथ कोई इनजस्टिस होता है, कोई लॉज ऐसा बनता है जो कि बायस है, कोई ऐसा लॉ बनता है जिसमें जो कि हर कम्युनिटी के लिए सूटेबल नहीं है, ऐसे में फिर जुडिशरी अपना रोल प्ले करती है और उसको करेक्ट करने का काम करती है। तो इस तरीके से जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट काम करता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव एंड गवर्नर एंड रोल ऑफ द गवर्नर। Now we will look elections, roles and powers of the government। अब हम देखेंगे कि इलेक्शन कैसे होता है गवर्नर का, एक गवर्नर कैसे चुना जाता है, उसके क्या रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और क्या पावर्स होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने अभी बताया कि ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड एंड ही इज़ द नॉमिनल हेड। ये हमेशा याद करने वाली चीज़ है कि ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड एंड एज वेल एज ही इज़ द नॉमिनल हेड। ठीक, इसके अलावा ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है, इनको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, और इनका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का होता है, अपॉइंटेड फॉर 5 इयर्स बट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की विल है तो वो 5 इयर्स से पहले भी रिमूव किए जा सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, और दोबारा भी एक्सटेंड किए जा सकते हैं इनका टेन्योर, अगेन इनको फिर ग्रांट किया जा सकता है 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद। अब देखिए कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए एक गवर्नर को गवर्नर होने के लिए, गवर्नर अपॉइंट किए जाने के लिए। तो सबसे पहले ही मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ द इंडिया। वो पर्सन जिसको गवर्नर होना है उसे सिटीज़न ऑफ इंडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है तो वो गवर्नर नहीं हो सकता है। और इसी के साथ साथ गवर्नर को कहा जाता है कि ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट स्टेट। एक गवर्नर जिस भी स्टेट का गवर्नर होगा वो उस स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव भी बोला जाता है। इसके अलावा ही शुड नॉट बी लेस दैन 35 ईयर ऑफ एज। उनकी एज जो होनी चाहिए गवर्नर की वो 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। और क्या है, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। मतलब कि एक गवर्नर को गवर्नर चुने जाने के लिए उस प्रेजेंट टाइम में उसके पास कोई भी गवर्नमेंट की ऐसी कोई जॉब नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिशियल पद उसके पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, he must not be a resident of that state to which he she has been अपॉइंटेड। उस पर्टिकुलर स्टेट में उस पर्सन को कभी भी नहीं चुना जा सकता जिस पर्टिकुलर स्टेट का वो रेजिडेंट है। इसका मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल कोई सिटीज़न है उसको गवर्नर चुने जाना है तो उसको उस स्टेट से नहीं चुना जाएगा जहाँ से वो वहाँ का रेजिडेंट है। लास्ट में है, ही मस्ट नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। मतलब कि गवर्नर चुने जाने के लिए एक पर्सन को उसके पास किसी भी हाउस, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेंबर है तो उसको उससे रिज़ाइन देना पड़ेगा, तभी जाके वो जो है गवर्नर के पद पे चुना जा सकता है। अब हम देखते हैं कि गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं।